हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एंटो 211। ये तो कोड है, टाइटल है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। तो हमने इंसेक्ट इकोलॉजी की डेफिनेशंस वगैरह देख ली थी, जो भी इससे पहले हम आपने लेक्चर मेरे वीडियो लेक्चर आपने देखे हैं, उसके अंदर हमने इंसेक्ट इकोलॉजी की डेफिनेशंस देख ली थी। उसके बाद हम पढ़ रहे थे वातावरणीय कारक, उसके अंदर अजैविक और जैविक कारक मतलब एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर हम पढ़ रहे थे। तो हम एबायोटिक फैक्टर के अंदर जितने भी पॉइंट लिखे थे उनकी डिटेल पढ़ रहे थे। फर्स्ट अपने तापमान टेम्परेचर पढ़ लिया था। सेकंड था आर्द्रता ह्यूमिडिटी हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया था। थर्ड था प्रकाश लाइट। लास्ट वीडियो तक हमने ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक वायु व वायु तरंग। और उसके बाद 5th हमारा रहेगा जल तथा वर्षा का। और लास्ट है मृदीय कारक इडैफिक फैक्टर। तो ये हमारे 3 टॉपिक अभी पेंडिंग है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वायु व वायु तरंग, एयर एंड एयर करंट। तो जैसे टाइटल में लिखा हुआ है कि इंसेक्ट इकोलॉजी कीटों की पारिस्थितिकी के ऊपर उसके वातावरण का क्या प्रभाव है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो एबायोटिक फैक्टर के अंदर जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, तापमान पढ़ा, आर्द्रता पढ़ी, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर, लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एयर एंड एयर करंट। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि हवा अगर कम चल रही है, ज़्यादा चल रही है, हवा का इंसेक्ट की लाइफ के ऊपर, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कि वायु जो है, एयर, इंसेक्ट की जो लाइफ प्रोसेस है या इंसेक्ट का जो एडल्ट है उसकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है, जो आपको पीडीएफ में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुनाता हूँ कि वायु कीटों की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है तथा उनकी गति में अवरोधक का काम करती है। तो जो देखो हवा है, मान लो कि कोई भी इंसेक्ट है, अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है तो मान लो कि इंसेक्ट, हवा इस साइड से आ रही है, इंसेक्ट उड़ रहा है, तो अब जो इंसेक्ट की उड़ने की जो स्पीड है वो कम होगी, तो इसका मतलब वो प्रॉपर उड़ नहीं सकता। अब इसके अंदर जो एक बात आती है कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो वीकर फ्लायर बोले जाते हैं, मतलब जो उड़ने की क्षमता जिनमें कम होती है। तो वो क्या करते हैं, वो इस वायु का, हवा का ही सहारा लेते हैं कि जब भी बहुत तेज़ हवा आती है तो थोड़ा जंप करके हवा के साथ ही उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो उसमें भी उनकी सहायता जो हवा के द्वारा हो रही है। तो और कईयों में क्या होता है कि इंसेक्ट जो उड़ रहे हैं उसकी जो अगर मान लो कि एक इंसेक्ट ने कोई माइग्रेशन करना है, एक साइड से दूसरी जगह पर जाना है उड़ के, और उस दिशा से उल्टी दिशा की ओर हवा चल रही है, तो उसके जो पावर है इंसेक्ट के उड़ने की वो भी कम हो जाती है, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंदर अब पीडीएफ में बाकी जितनी भी बातें और डिटेल में पढ़ लेना। तो हम इसके अंदर बात करेंगे कि जितने भी कम उड़ने वाले इंसेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल हैं एफिड है, लीफ हॉपर है, ये वीकर फ्लायर होते हैं। एफिड हो गए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, वीकर फ्लायर हैं। तो एफिड आपने नाम सुना ही होगा, या लीफ हॉपर जितने भी हैं फुदके हैं। तो इनके ऊपर हवा का प्रभाव पड़ता है कि ये हवा के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ के जाते हैं और ये तेज़ हवा का फ़ायदा उठा लेते हैं। और अगर हम इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर होता है कि जो कीटों की फिजियोलॉजी है तो उसके ऊपर भी
हवा का इनडायरेक्टली जो इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि हवा की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा अगर तेज़ होती है, मान लो कि गर्मियों के अंदर तेज़ हवा चल रही है जिसको लू बोलते हैं, तो उसके अंदर तेज़ हवा के कारण जो इंसेक्ट की बॉडी से वाष्पोत्सर्जन की दर होती है, तो मतलब पानी का लॉस इंसेक्ट की बॉडी से ज़्यादा हो जाता है, किससे? तेज़ हवा के कारण। तो ये एक बात हो जाती है वायु व वायु तरंग के टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल एंड वर्षा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि पानी और वर्षा, अब देखो पानी के सोर्स क्या हैं कि रेनफॉल हो रहा है ना, ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो ये सारे के सारे किसके सोर्स हैं? ये वाटर के सोर्स हैं। अब इसके अंदर जो टॉपिक है जल तथा वर्षा का, तो इसके अंदर इंसेक्ट से रिलेटेड हम ये पढ़ते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनके लार्वा है वो किस में रहते हैं? लार्वा रहते हैं जल के अंदर। किसके रह रहे हैं? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मच्छरों को जो मारा जाता है मॉस्किटो के कंट्रोल के लिए क्या है कि गंदे जितने भी गंदी नालियाँ जा रही हैं उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल दो, जिससे उसके लार्वा क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। मच्छरों को मारने का एक तरीका है। तो उसके अंदर क्या है? लार्वा ख़त्म होंगे तो एडल्ट बनेंगे ही नहीं। तो जो जल है, तो इसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं कि लार्वा जल में रहते हैं। किसके? मच्छरों के लार्वा जो है वो जल में रहते हैं और मच्छरों के जो एडल्ट होते हैं वो बाहर रहते हैं। तो जल की बात अगर हम कर रहे हैं तो कुछ कीटों के जो लार्वा वो जल में रहते हैं, जबकि उनके जो प्रौढ़ है वो शुष्क स्थानों में रहते हैं। एग्जाम्पल किसका है? इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल मॉस्किटो। और नेक्स्ट हम बात करें कि जैसे ही अगर मॉइस्चर की बात करते हैं, चाहे नमी की बात कर लो, कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो पहली बरसात के बाद ही आपको जो दीमक के मेल एंड फीमेल हैं, मतलब जिनके विंग्स होते हैं, पंख युक्त जो प्रौढ़ हैं, वो ज़मीन से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ जो वाइट ग्रब है, जो वाइट ग्रब के जो एडल्ट होते हैं वो पूर्ण विकसित हो जाने के बाद ही ज़मीन से तभी निकलेंगे जब मिट्टी के अंदर प्रॉपर नमी होगी। मतलब जो वाइट ग्रब होती है वो मई के अंदर, मध्य मई की अगर हम बात करें, मिड मई के बाद जो बरसात होती है उसके अंदर ही उसके जो एडल्ट होते हैं वो यहाँ मतलब जो प्यूपा फॉर्म होती है उससे वो बाहर आते हैं और उसके बाद कॉपुलेशन करते हैं। उससे पहले की बरसात, मतलब मई, मिड मई से पहले की बरसात के अंदर जो वाइट ग्रब के एडल्ट होते हैं वो बाहर नहीं आते। उसका रीज़न है कि तब तक उसको वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते कि वो आगे चल के कॉपुलेशन कर सके। तो मध्य मई के बाद वाले। अब इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कि कब निकलेंगे, कि अगर प्रॉपर नमी होगी मिट्टी के अंदर, मतलब नमी कब होगी? जब बरसात होगी। तो प्रॉपर नमी के बाद ही वो बाहर निकलते हैं, मध्य मई के बाद जो बरसात होती है, जिससे मिट्टी के अंदर प्रॉपर नमी आ जाती है और जो एडल्ट होते हैं वाइट ग्रब के वो मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया जल तथा वर्षा का, कि बहुत के इंसेक्ट के जो लार्वा वो पानी में रहते हैं और वर्षा का भी उसके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है आपने देख लिया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, मृदीय कारक, इडाफिक फैक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इडाफिक फैक्टर के अंदर कि सॉइल की जो स्ट्रक्चर है, कि जो सॉइल की स्ट्रक्चर है तो वो इंसेक्ट की लाइफ को कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉइल क्या है। तो मिट्टी क्या होती है? आपको पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि पृथ्वी की चट्टानों के अवशय से बनने वाली जो उसकी ऊपरी परत है, मतलब मिट्टी है, जो उसकी जो अवशय होगा, मतलब उसको जो वो टूटेगी उसके बाद जो बनने वाली जो ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, उसको बोलते हैं मृदा। अब देखिए कि जो मिट्टी की स्ट्रक्चर है, कि वो मिट्टी आपने सुना होगा कि मोटा रेता है ना, काली मिट्टी है, जो कैसी मिट्टी है उस मिट्टी के अकॉर्डिंग इंसेक्ट का जो हैबिटेट है, रहने का मतलब उसका आवास होता है, वो किस प्रकार की मिट्टी में बनाते हैं। देखो अगर अपने नॉर्मल बात करते हैं कि इंसेक्ट को एक ऐसी मिट्टी, अगर जो मिट्टी में रह रहे हैं, मतलब सॉइल के अंदर बॉर्न हैं, जो मिट्टी के अंदर रह रहे हैं, उनको ये रहता है कि ऐसी मिट्टी वो चूज़ करते हैं जिससे वो इजीली ऊपर और नीचे जा सकें और अपने उस मिट्टी के अंदर इजीली अपने घर बना सकें। तो इसके अंदर मिलेगा कि जो लॉमी सॉइल होती है, दोमट मिट्टी, तो हम इसके अंदर इडाफिक फैक्टर में लिखते हैं ये चीज़, दोमट जो मिट्टी होती है, जो लॉमी सॉइल होती है,
दोमट मिट्टी के अंदर जो लॉमी सॉइल होती है, लॉमी सॉइल सबसे ज़्यादा अडेप्टेटिव रहती है इंसेक्ट के लिए, मतलब इंसेक्ट चूज़ करते हैं दोमट मिट्टी को। अब क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि इसके अंदर वो ईजिली अपनी सुरंगें बना सकते हैं, ईजिली अपने घर बना सकते हैं, इसलिए सबसे पसंद की जाती है दोमट मिट्टी। उसके बाद बात करें तो जो कटुआ कीट होता है वो हल्की मिट्टी जो है, बलुई मिट्टी होती है, वो हल्की दोमट मिट्टी के अंदर मिलता है। रीज़न है उसका कि जब भी एनवायरमेंटल उसके अडेप्टेटिव नहीं रहता, जहाँ एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो ईजिली मिट्टी में ऊपर या नीचे जा सकता है, तो ये बात हो जाती है। और जो वाइट ग्रब होती है वो भी उसी प्रकार की मिट्टी, मतलब वो ऐसी मिट्टी को चूज़ करती है वाइट ग्रब जिसके अंदर प्रॉपर हवा का संचार जो होता है, जिसको वायु संचार बोलते हैं, एरेशन जो होता है वो बड़ा अच्छे तरीके से हो, उस मिट्टी को वो चूज़ करती है। तो ये एडेफिक फैक्टर हो गए जो कहीं ना कहीं इंसेक्ट की लाइफ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है एबायोटिक फैक्टर का, एबायोटिक फैक्टर का ये वाला सारा टॉपिक हम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो टेम्परेचर के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि परफेंडम टेम्परेचर क्या है ना, मैक्सिमम मिनिमम अडेप्टेटिव टेम्परेचर क्या है, उस पर आते हैं। और हाइबरनेशन लाइट के अंदर अगर हम बात करें, हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है ना, फोटोपिरिडिज्म है, तो उनके ऊपर छोटी छोटी डेफिनेशनें पूछ ली जाती हैं। और बड़ा अगर क्वेश्चन आता है एबायोटिक फैक्टर के अंदर तो आपको ये सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद अपने बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर। देखो एक कंपोनेंट तो हो गया कंप्लीट, अब दूसरा कंपोनेंट होता है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब जैविक घटक, कि बहुत सारे जीव आपस में रह रहे हैं। तो एबायोटिक के अंदर देखो जितने भी ये सारे हैं तो ये सारे के सारे नॉन लिविंग हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट है ना, एयर, एरेशन, वाटर और एडेफिक फैक्टर, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन लिविंग के अंदर आ जाते हैं। एबायोटिक मतलब बायो क्या है, लाइफ है, एब्सेंट होती है, मतलब इनमें लाइफ नहीं है, ये तो एक एबायोटिक फैक्टर के अंदर आ जाएंगे, अजैविक घटक हैं। और बायोटिक फैक्टर के अंदर पढ़ेंगे हम जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं या लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इंसेक्ट की बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कि दो इंसेक्ट खाने के लिए लड़ रहे हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है ना, आपस में लड़ाई हुई, जो भी चीज़ें हुई वो सारे के सारे बायोटिक टेम्परेचर के अंदर आ जाएंगे। कि नेचुरल इनेमीज कितने हैं है ना, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर के अंदर। तो बायोटिक फैक्टर के अंदर डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा। इसके अंदर मैं जनरली थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आपके माइंड में थोड़ा रहे, कहीं से आपको पढ़ना है तो थोड़ा पहले पढ़ लेना, बाद में की वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो बायोटिक फैक्टर के कंपोनेंट होते हैं उसको हम मेजर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर आता है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो फ्लो चार्ट बनाया था एनवायरनमेंट फैक्टर का, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जीवों का पारस्परिक संबंध क्या है, कि बहुत सारे जीव आपस में रह रहे हैं तो जीवों का पारस्परिक संबंध, जीवों का पारस्परिक संबंध क्या है। और उसके बाद अगर हम बात करें पौधों का कीटों के साथ संबंध क्या है, पौधों का कीटों के साथ संबंध हम पढ़ेंगे। तो फिर है लास्ट है भोजन कीटों के संबंध में, कि भोजन का कीटों के साथ, उस भोजन से रिलेटेड जो भी है भोजन कीटों के संबंध में। तो ये 3 टॉपिक हम बायोटिक फैक्टर के अंदर पढ़ेंगे और इनके अंदर आगे डिटेल पढ़ेंगे। कभी आपने पढ़ी होगी सहजीवन, सिम्बायोसिस, कॉमनलिज्म है ना, वो इनके अंदर आएंगे। और वो और ये वाला टॉपिक कंप्लीट जैसे ही होगा तो हमारी इंसेक्ट की जो इकोलॉजी का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो मेजर टॉपिक बचेगा आईपीएम के अंदर, जिसके अंदर हम कंट्रोल पढ़ेंगे इंसेक्ट का। तो जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे बायोटिक जो फैक्टर हैं उनकी डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए आप ये वाले जो टॉपिक हैं, इससे पीछे का जितना भी मैटर है, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो सारी की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे पड़ी होंगी, वो आप वीडियो देख लीजिए जिससे आपको ये प्रॉपर समझ आ जाए। और बायोटिक फैक्टर के अंदर जो तीनों कंपोनेंट अपने लिखे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।